तो दो प्रकार का जॉइंट है, बराबर। एक तो एक नॉन वेट बियरिंग जॉइंट, जैसे ये पेरिफेरल जॉइंट होता है, हाथ की उंगली, कंधा, एल्बो वगैरह। दूसरा वेट बियरिंग जॉइंट, जैसे कमर है, मतलब स्पाइन है, घुटना है, एडी है, ये वेट बियरिंग जॉइंट हो गया। वेट बियरिंग जॉइंट में जनरली एक प्रकार का डीजनरेशन पैदा होता है, और नॉन वेट बियरिंग जॉइंट में डीजनरेशन पैदा नहीं होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। अब इसी को ध्यान रखते हुए आयुर्वेद में क्या बताया है, दो प्रकार के संधि वात के प्रकार बताए हैं। एक है जो संधिगत वात है, मतलब जो वात व्याधि में बताया गया है। दूसरा है वात शोणित या फिर वात रक्त। अब वात रक्त जो है वो है इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज़। मतलब आजकल हम लोग देखते हैं ना कि एक सिंपल जॉइंट पेन होता है, जैसे नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर हाथ की उंगलियों में होता है, और वो शिफ्टिंग पेन होता है। मतलब आज ये जॉइंट दर्द हो रहा है तो कल दूसरा जॉइंट दर्द हो रहा है, ऐसा उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको, इन सभी प्रकार के जॉइंट डिसीज़ को आयुर्वेद ने एक ही चैप्टर में डाला हुआ है, एक ही अध्याय में डाला है, उसको कहते हैं वात रक्त। अब ये इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीजेस को ही दूसरे अलग अलग क्लासीफाई करके अलग अलग जॉइंट डिसीज ऐसे बताएं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, मतलब जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाना और गाउट पैदा होना, ये दोनों अलग अलग बात है। मतलब यूरिक एसिड बढ़ा तो कम्प्लीटली गाउटी आर्थराइटिस हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। शुरू में सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ जाता है और बाद में वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, जिसमें आपका कमर एकदम स्टिफ हो जाता है। ये सभी प्रकार जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ जाना, गाउट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ये सभी इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज में आते हैं, जिसको आयुर्वेद में वात रक्त कहा गया है। कुछ आचार्यों ने उसको आम वात कहा है, रिसेंट जो आचार्य है उन्होंने, लेकिन आम वात ये रिसेंट आचार्यों का मत है। क्लासिकली देखा जाए तो ये सभी वात रक्त के अंडर ही आते हैं। इसलिए अगर हम वात रक्त को फॉलो करते हैं तो उसका एक चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है और इसके कारण दिए हुए हैं ग्रंथ में कि कौन से कारण से वात रक्त पैदा होता है। उसमें से जो कॉमन चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हम चौंक जाएंगे, क्योंकि उसमें खट्टी चीज़ें जैसे दही और छाछ, ये एक उसका कारण बताया, अति सेवन करना। दूसरा है विरूढ़ान्न, मतलब विरूढ़ान्न का मतलब है स्प्राउट्स, इसको ज़्यादा खाना या फिर इसको खाना, ये भी वात रक्त पैदा करता है, जॉइंट पेन बढ़ा देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कॉमनली जो खाने में आती है उसके बारे में बताया। बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना, हाई प्रोटीन डाइट खाना, उसका मतलब ये सभी इसी में आती है। तो ये उसके कारण हो गए। और आगे जाके दूसरा एक महत्वपूर्ण एक कारण ऐसा बताएं, जिन लोगों की प्रकृति सुकुमार है, सुकुमार मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो ज़्यादा क्लेश या फिर कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को सुकुमार कहते हैं। तो ऐसे लोगों में ये होना ज़्यादा प्रिवैलेंट है, इसीलिए ज़्यादा सुकुमार होना भी अच्छा नहीं है। इसलिए मतलब ऐसा बताया गया कि जो लोग, इसको आढ़्यवात भी कहते हैं, आढ़्य रोग कहते हैं, इसका मतलब है ये सेठजी लोगों को होने वाला बीमारी है। जो लोग ज़्यादा कुछ कष्ट नहीं करते, सिर्फ गद्दी पे बैठे रहते हैं, उनको होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें एक सुकुमारता आती जाती है, फिर धीरे धीरे डेवलप होती है, फिर वो कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कष्ट करने की भी आदत होनी चाहिए, चाहे वो हमारी ज़रूरत हो या ना हो, अदरवाइज़ वो आगे जाके ऐसी कोई बीमारी पैदा कर सकती है। फिर आगे जाके इसके लक्षणों में तो यही सब है जो इन डिसीजेस में आता है, इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स में आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वगैरह। फिर उसका चिकित्सा जो उपक्रम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला बताया गया है रक्तमोक्षण। पहले रक्तमोक्षण करना चाहिए। फिर रक्तमोक्षण अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे जलौका से किया जाता है, लीच लगाया जाता है, या फिर नीडल से जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं वैसे रक्तमोक्षण, सिरावैद बोलते हैं उसको, वो किया जाता है। अलाबू मतलब आजकल हम लोग जैसे कपिंग करते हैं वैसे अलाबू किया जाता है।
ये सब रक्त मोक्षण के अलग अलग टाइप है जिसमें वो करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके पहले अभ्यंग, स्वेदन, ये पूर्व कर्म उसके करने पड़ते हैं। उसके बाद उपक्रम बताया, सीक्वेंस दिया गया है विरेचन का, एंड विरेचन के बाद सीक्वेंस दिया हुआ है बस्ती का। कल हम जब बात कर रहे थे कि संप्राप्ति का विघटन कैसे किया जाता है, तो ये उसका स्टेप है। हमें इसीलिए डायरेक्टली यहाँ से यहाँ छलांग नहीं मार सकते हैं। इसी सीक्वेंस से अगर जाते हैं तो वो रूट से निकल जाता है, उसका जड़ निकल जाता है, और अगर ऐसे करते हैं तो वापस उसका रिकरेंस नहीं होता है। अदरवाइज़ ऐसा है कि एक प्रूवन आजकल का जो साइंस है एलोपैथी में, इसको ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए आज भी अभी भी एश्योर्ड प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब एक लेवल तक पेन किलर देना पड़ता है, उसके बाद स्टेरॉइड देना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके तो ज़्यादा पेन किलर खाने से या फिर स्टेरॉइड ज़्यादा खाने से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो पता है, मतलब बुक में ही लिखा हुआ है। इसलिए ऑटो इम्यून डिसीजेस में आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक एश्योर्ड ट्रीटमेंट बन जाता है। दूसरा ऐसा है कि बहुत सारे रुग्ण जो हैं पहले बहुत ज़्यादा एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर वो डिसीज़ बहुत अंदर तक जाता है, फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। फिर ऐसे डिसीज़ को भी हम मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो पूरी तरह से अब वापस होगा ही नहीं, ऐसा उसमें नहीं होगा। उसमें मेडिसिन आपको या फिर जो पंचकर्म है वो करते रहना पड़ता है रिपीटेडली, और व्यायाम उसके लिए जो है, पथ्य जो है आहार का, वो सब करना पड़ता है। ये करते हैं तो डेफिनेटली वो हो ही जाता है, मतलब वो भी मेंटेन हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो उसका जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है बाह्य उपक्रम, मतलब जहाँ पे लेप लगाया जाता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि चिकित्सा की दृष्टि से जब पहले स्टेज में जब पेशेंट आते हैं तब उनको तुरंत जाके लेप लगाना सही नहीं है। वो लेप का जो पार्ट है वो लास्ट में है, तो पहले जो करना चाहिए उसी सीक्वेंस से करें। बीच में जो मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिसिन दे दें, और पथ्य का ठीक से ये करें। व्यायाम का रोल इसमें बहुत कम है। पैसिव जो एक्सरसाइज हैं, योगासन है, रोप एंड बेल्ट है वगैरह, उसको देख के मतलब एक अवस्था आनी पड़ती है कि जब उसको करना चाहिए, तब तक उसको उसका ज़्यादा रोल नहीं आता है। सिर्फ स्टिफनेस कम करने के लिए जो करना पड़ता है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये है जॉइंट पेन के बारे में। सो ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावी है, तो इसको ऐसे करना ज़रूरी है। धन्यवाद।